Hello everyone, welcome to the channel all about anthropology. Hope you all are doing great. So friends, आज के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ईयर 2020 यूजीसी नेट एंथ्रोपोलॉजी पेपर के। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन वाज डेवलप्ड बाय। मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन की जो न्यूट्रल थ्योरी थी उसको किसने डेवलप किया था? ऑप्शंस आर फ्रांसिस गैल्टन, मूटो किमुरा, सिविल राइट और जेबीएस हेल्डेन। मैं आज जो ओरिजिनल पेपर है उसके साथ आई हूँ सो दैट कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए मैं एक बार हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ दूँ। सो हिंदी में ये क्वेश्चन है, अणुक्रमिक विकास के निरपेक्ष सिद्धांत का विकास निम्नलिखित द्वारा किया गया था। ओके, सो आइए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि जो न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन है, दैट इज न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन है, ये एग्जैक्टली किसने दी थी? ठीक है, कि थ्योरी किसने दी थी? तो ये थ्योरी एक्चुअली में है क्या, पहले ये जानते हैं। न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन कहती है कि जो भी जेनेटिक लेवल पे वेरिएशन हो रहे हैं, ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन जो भी हो रहा है किसी भी पॉपुलेशन में, जो जेनेटिक वेरिएशन हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं? इज द रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, म्यूटेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से हो रहे हैं। ठीक, नॉट सेलेक्शन, नेचुरल सेलेक्शन की वजह से नहीं हो रहा है। जो जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिल रहा है किसी पॉपुलेशन में वो किस वजह से हो रहा है? म्यूटेशन की वजह से और जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से। ठीक, सो ये थ्योरी है न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन। इसको दिया किसने था? इसको दिया था मूटो किमुरा ने, और इसको सबसे पहले इस थ्योरी के बारे में इन्होंने बात की थी इन द ईयर 1968, बट प्रॉपर इस पर एक मोनोग्राफ इन्होंने लिखा इन द ईयर 1983, और उसका नाम क्या था? द न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन। ठीक है, इस नाम से द न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन नाम से इन्होंने ये मोनोग्राफ 1983 में पब्लिश किया। ठीक, चलिए, सो करेक्ट ऑप्शन हमें मिल चुका है। करेक्ट ऑप्शन है मूटो किमुरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। ये एक्चुअली 71 इसलिए है क्योंकि ये पेपर फर्स्ट से ऐड करके यहाँ पर 71 लिखा है, बट हमारे लिए 21 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ये 22 है हमारे लिए। सो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एपॉच हैज़ बीन सजेस्टेड बाय समवन टू रीनेम्ड एज एंथ्रोपोसीन? ऑप्शंस आर पैलियोसीन, मायोसीन, होलोसीन, प्लेस्टोसीन। एक बार हिंदी में भी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सो हिंदी में क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस युग के संबंध में एंथ्रोपोसीन के नाम से पुनः नामकरण का सुझाव दिया गया? ओके, मतलब किस युग के संबंध में एंथ्रोपोसीन जो नेम है वो किस युग के संबंध में उसका पुनः नामकरण, मतलब दोबारा नाम बदल दिया जाए? अति नूतन, मध्य नूतन, नूतनतम और अत्यंत नूतन। ठीक है, सो आइए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहा है कि किस जो एपॉच है उसका नाम चेंज करके एंथ्रोपोसीन कर देना चाहिए। सो पहले एंथ्रोपोसीन का मतलब समझते। देखिए, एंथ्रो हमारा सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी, मतलब एंथ्रो मतलब ही होता है मैन। ठीक है, तो एंथ्रोपोसीन का मतलब क्या हो गया? एज ऑफ मैन। ठीक, अब आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर अगर हम देखें, पैलियोसीन, मायोसीन, होलोसीन और प्लेस्टोसीन। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज होलोसीन, क्योंकि होलोसीन का मतलब होता है रिसेंट टाइम, और हमें पता है कि जो रिसेंट टाइम है वो कौन डोमिनेट कर रहा है? मैन डोमिनेट कर रहा है। जो ह्यूमन के थ्रू की जा रही एक्टिविटीज़ हैं, जो ग्लोबल चेंजेस हो रहे हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रही हैं। सो इसलिए कहा जा रहा है कि जो है ये होलोसीन है इसका नाम बदल के क्या कर देना चाहिए? एंथ्रोपोसीन कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन 2016 में एक रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि एंथ्रोपोसीन और होलोसीन दोनों सेम नहीं है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये एज पर क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन इज होलोसीन, बिकॉज होलोसीन मतलब रिसेंट टाइम, और रिसेंट टाइम कौन डोमिनेट कर रहा है? एंथ्रोपोसीन मतलब ह्यूमन डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको करेक्ट ऑप्शन मिल गया होगा। सो हिंदी में इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नूतनतम युग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, पीआरए क्या है? हिंदी में भी यही है, पीआरए इज पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजर, पार्टिसिपेटरी रैपिड अप्रेजर, पार्टिसिपेटरी रिजिड अप्रेजर, पार्टिसिपेटरी रिपीट अप्रेजर। मतलब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या? फुल फॉर्म पूछा जा रहा है पीआरए का। ठीक,
PRA का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। सो यहाँ पर चेंज कहाँ है, जो डिफरेंस है वो किस में है, केवल मिडिल टर्म में है। रैपिड होगा कि रिजिड होगा कि रिपीट होगा या फिर रूरल होगा। सो आइए इसको समझते हैं। हम लोग जब रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग दो चीज़ पढ़ते हैं, एक RRA पढ़ते हैं, दूसरा PRA पढ़ते हैं। सो RRA PRA दोनों किस लिए लाया गया था, जब इंडिपेंडेंस के बाद विलेज स्टडीज़ की बात आई कि कैसे विलेज में कौन से प्लान्स, कौन सी स्कीम विलेज डेवलपमेंट के लिए यूज़ की जाए, तो ये दो मेथडोलॉजी आई थी, RRA और PRA। सो RRA क्या था, RRA था रैपिड रूरल अप्रेजल और PRA था पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, ठीक है। सो अब आपको पता चल गया होगा कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। करेक्ट ऑप्शन इज पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, बिकॉज यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, जो हमारा रूरल एरिया है, जो हमारा विलेज है, वहाँ की स्टडी की बात कर रहे हैं। सो दोनों में डिफरेंस क्या था, जो पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल था ये इसलिए आया था कि इसमें जो विलेज के लोग हैं, क्योंकि उनके लिए प्लान्स, उनके लिए स्कीम्स बनाई जा रही है, उनके डेवलपमेंट के लिए, तो उनको भी इस स्टडी में इन्वॉल्व किया जाए और उनके भी पर्सपेक्टिव को जाना जाए कि उनके यहाँ कौन सा मॉडल बेस्ट होगा, ठीक है, विलेज डेवलपमेंट के लिए या फिर वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने के लिए, ठीक। सो करेक्ट ऑप्शन इज पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, हिंदी में भी वही लिखा है, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। सो क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल ऑलवेज बी। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमेशा कैसा रहता है, मोर देन 0 रहेगा, मोर देन 1 रहेगा, लेस देन 1 रहेगा, बिटवीन +1 एंड -1 रहेगा। हिंदी में भी देख लेते हैं। सह संबंध का गुणांक हमेशा 0 से अधिक होगा, 1 से अधिक होगा, 1 से कम होगा, -1 और +1 के बीच होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज बिटवीन -1 एंड +1। सो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमेशा -1 और +1 के बीच में रहता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज बिटवीन -1 एंड +1। इसको आप लोग याद कर लीजिए, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछ रहा है एक्शन रिसर्च का क्या मतलब होता है। एक्शन रिसर्च मीन अ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, अ रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम, अ रिसर्च विद सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड अप्लाइड रिसर्च। हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। क्रिया शोध का अर्थ है अनुदैर्ध्य शोध, तत्कालिक समस्या के समाधान के लिए आरंभ किया गया शोध, सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के शोध या फिर अनुप्रयुक्त शोध, ठीक है। सो आइए समझते हैं। सो एक्शन रिसर्च क्या होता है। एक्शन रिसर्च एक ऐसा रिसर्च होता है जिसमें हम रिसर्च इनिशिएट करते हैं टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम। तुरंत अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जो रिसर्च की जाती है वो क्या होती है, एक्शन रिसर्च होती है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज तत्कालिक समस्या के समाधान के लिए आरंभ किया गया शोध, ठीक। सो अब क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 सही देखते हैं क्या है। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज रिक्वायर्ड फॉर नेचुरल सिलेक्शन। ओके, नेचुरल सिलेक्शन के लिए जेनेटिक डाइवर्सिटी होना ज़रूरी है, बट नेचुरल सिलेक्शन कैन रिड्यूस और एलिमिनेट डाइवर्सिटी। व्हाट प्रोसेस कैन रीस्टोर जेनेटिक डाइवर्सिटी टू अ पॉपुलेशन। ऑप्शंस आर जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन या फिर स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक चयन को कार्य करने के लिए आनुवांशिक विविधता की आवश्यकता है, परंतु प्राकृतिक चयन विविधता को कम या उसका उन्मूलन कर सकता है। किसी जनसंख्या के लिए आनुवांशिक विविधता के पुनर्स्थापन हेतु कौन सी प्रक्रिया चाहिए। आनुवांशिक अपसरण, उत्परिवर्तन, यौन चयन, स्थायीकारी चयन। ओके, सो देखिए क्वेश्चन को समझते हैं पहले। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो रिक्वायर्ड होती है नेचुरल सिलेक्शन के लिए। ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास डाइवर्स चीज़ें होंगी, मान लीजिए 2 इंसान ऐसे हैं, एक इंसान ऐसा दिखता है, एक इंसान ऐसा दिखता है, तो आपके पास यहाँ पर डाइवर्सिटी है ना। अब आपको इसमें जो बेस्ट दिखेंगे आप उनको सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन जब डाइवर्सिटी ही नहीं रहेगी तो आप कैसे, सब एक जैसे रहेंगे तो आप कैसे, उसमें सिलेक्शन वाली कोई बात ही नहीं आएगी, ठीक। लेकिन आगे कह रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन अगर आप बार बार करेंगे तो जो डाइवर्सिटी है वो एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हमें किसी पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी को रीस्टोर करना है, मतलब डाइवर्सिटी बनी रहे उस पॉपुलेशन में, या फिर अगर नहीं है तो फिर से रीस्टोर करनी है, तो हमें कौन सी प्रोसेस को उस
पॉपुलेशन में होते रहना ज़रूरी है, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन या फिर स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। तो सिलेक्शन की तो यहाँ कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि यहाँ खुद ही कह रहा है कि सिलेक्शन के थ्रू रिड्यूस या फिर एलिमिनेट हो सकती है डाइवर्सिटी, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी क्या, म्यूटेशन। म्यूटेशन हम लोग जानते हैं म्यूटेशन क्या होता है, सडन लार्ज चेंज इन जीनोटाइप, कह रहा है ना यहाँ पे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए, ठीक, जीन लेवल पे डाइवर्सिटी के लिए। तो म्यूटेशन क्या करता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी तो लाता है, आपके जीनोटाइप में चेंजेस लाता है, जिस वजह से हमारा फिनोटाइप चेंज हो जाता है। सडन और परमानेंट चेंज इन जीनोटाइप विच अफेक्ट फिनोटाइप, मतलब आपके जीन लेवल पे डिफरेंसेस आएंगे, उस वजह से आप लोग जो आपका आउटर अपीयरेंस है वो अलग दिखेगा। आपके जीन में म्यूटेशन होगा और इस वजह से जब आपका जो आउटर अपीयरेंस है आप उसमें डिफरेंट दिखेंगे, आपके अंदर डाइवर्सिटी दिखेगी, ठीक है। तो म्यूटेशन बहुत ज़रूरी है, किस लिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए, वेरिएशन के लिए। और म्यूटेशन जब वेरिएशन होगा तभी क्या होगा, इवोल्यूशन होगा, चेंजेस आएंगे, इवॉल्व होंगी चीज़ें, नहीं आएंगी, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड, दैट इज म्यूटेशन, ठीक है। यहाँ पर भी ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, दैट इज उत्परिवर्तन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है, होमो नैलिडी, अ न्यू स्पीसीज ऑफ द जीनस होमो वॉज डिस्कवर्ड इन 2015 फ्रॉम, मतलब होमो जीनस का एक नई स्पीसीज जो डिस्कवर की गई, दैट इज नैलिडी, उसको 2015 में कहाँ से डिस्कवर किया गया था। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। जीनस होमो की एक नई प्रजाति होमो नैलिडी की खोज 2015 में निम्नलिखित में से हुई थी, मतलब किस जगह हुई थी, फिलिस्तीन, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रिया या फिर दक्षिण अफ्रीका। इंग्लिश में हो जाएगा पैलेस्टाइन, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रिया या फिर साउथ अफ्रीका। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के राइजिंग स्टार केव से, राइजिंग स्टार केव, वहाँ से होमो नैलिडी को डिस्कवर किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। सो क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कह रहा है, फुरुहाटा इंडेक्स इज कैलकुलेटेड एट, फुरुहाटा इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। हिंदी में भी आई थिंक यही होगा। हिंदी में फुरुहाटा सूचांक की गणना किस प्रकार की जाती है, ठीक है। चक्र अपॉन लूप इंटू 100, चाप अपॉन लूप इंटू 100, लूप अपॉन चाप इंटू 100, चक्र अपॉन चाप इंटू 100। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, वर्ल अपॉन लूप इंटू 100, अर्क अपॉन लूप इंटू 100, लूप अपॉन अर्क इंटू 100, वर्ल अपॉन अर्क इंटू 100, ठीक है। सो फुरुहाटा इंडेक्स हुआ, पॉन्ड्रियड इंडेक्स हुआ, ये सब सारे हम किस में पढ़ते हैं, डर्मेटोग्राफिक्स में पढ़ते हैं। और ये सारे इंडेक्स ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आपको सारे इंडेक्सेस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और यहाँ पर फुरुहाटा इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वर्ल अपॉन लूप इंटू 100, ठीक है। तो इसको आप सो क्वेश्चन नंबर 29 अब डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है, द मैकेनिज्म दैट कैन कॉज अ जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर इज नोन एज, ओके। ऑप्शन है इन्वर्जन, क्रॉसिंग ओवर, ट्रांसलोकेशन, डुप्लीकेशन। एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। उस प्रक्रम को क्या कहा जाता है जिसके कारण एक जीन एक लिंग समूह से हटकर दूसरे तक चला जाता है। प्रतिलोमन, क्रॉसिंग ओवर, स्थानांतरण, द्वारावृत्ति, ओके। सो आइए इसको समझते हैं। आपसे कह रहा है ये वो कौन सा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू एक जीन अपने लिंकेज ग्रुप को छोड़कर दूसरी जगह मूव कर जाता है, ओके, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं और फिर मैं एक आसान तरीका से बताती हूँ ये क्वेश्चन और कैसे बहुत आसानी से, अगर आपको नहीं भी आता था, आप सॉल्व कर लेते थे। पहले इसको समझते हैं। सो वो जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म है म्यूटेशन की, कि म्यूटेशन हो जा रहा है जिस वजह से जो जीन है वो अपना लिंकेज ग्रुप छोड़कर दूसरी जगह चला जा रहा है। मतलब म्यूटेशन इज़ द रीज़न वाई एक जीन अपना एड्रेस चेंज कर ले रही, समझिए, एड्रेस चेंज कर रही है, ठीक है। एक जीन अपना एड्रेस पता बदल ले रही है कि पहले यहाँ थी, इस लिंकेज ग्रुप छोड़कर दूसरे जगह चली गई, ठीक है। अब वो कौन सा म्यूटेशन है जिसके कारण वो जीन अपना एड्रेस चेंज कर रही है, आइए समझते हैं। सो हमने पढ़ा है म्यूटेशन दो तरीके का होता है, एक होता है जीनिक म्यूटेशन, दूसरा होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। मतलब एक जीन में म्यूटेशन हो जाए, दूसरा क्रोमोसोम में। जब क्रोमोसोम में म्यूटेशन होता है तो फर्दर दो तरीके का हो जाता है, एक उसके स्ट्रक्चर में, मतलब कोई पार्ट ब्रेक हो जाए और अपना पोजीशन बदल ले, या फिर पार्ट ब्रेक होकर दो बार ऐड हो जाए, कई टाइप्स हैं। और दूसरा है उसके नंबर में, कि नंबर या तो बढ़ जाए या तो घट जाए, ठीक है। सो जो स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है ये फर्दर 4 टाइप का हो जाता है। डिलीशन, मतलब डिलीट हो जा रहा है क्रोमोसोम का पार्ट, डुप्लीकेशन मतलब रिपीट हो रहा है, ट्रांसलोकेशन, और चौथा है इन्वर्जन। सो ये 4 टाइप है। हमारे पास ऑप्शन में ये 3 है, डुप्लीकेशन है, ट्रांसलोकेशन है, इन्वर्जन है।
सो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है जीन अपना लिंकेज ग्रुप चेंज कर रहा है, एक पोजीशन से दूसरी जगह चला जा रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ट्रांसलोकेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि जीन जो है वो अपना लोकेशन मतलब अपना पता जो है, अपना एड्रेस जो है उसको चेंज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जीन जो है मूव कर जा रहा है एक लिंकेज ग्रुप से दूसरी जगह। ठीक, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ट्रांसलोकेशन। ठीक है, आप अगर इस क्वेश्चन को आपको नहीं भी पता था और आप इसको कैसे अप्रोच कर सकते थे कि यहाँ पर कह रहा है कि जीन मूव कर रहा है फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर। ठीक है, मूव कर रहा है मतलब हम लोग पढ़ते हैं ना ट्रांसपोर्ट होना, ट्रांसपोर्ट की ट्रांसपोर्टेशन का काम है, मतलब इधर से उधर व्हीकल के थ्रू कोई चीज़ होती है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसलोकेशन हो रहा है, लोकेशन चेंज हो जा रही है। सो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, सो हिंदी में भी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्थानांतरण। ठीक है, स्थान बदल रहा है। ठीक, जिसके कारण एक जीन एक लिंक समूह से हट कर दूसरे जगह चला जाता है। तो चला जाना मतलब स्थानांतरण, अपना स्थान बदल ले रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछ रहा है फाइडेल्फिक क्रोमोसोम इज जनरेटेड बाय ट्रांसलोकेशन बिटवीन। देखिए ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। ठीक है, सो वहाँ पर मैं आपको इसीलिए वजह से एग्जाम्पल नहीं दी क्योंकि आगे ये क्वेश्चन आने वाला था। ठीक, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। हिंदी में आपसे कह रहा है फाइडेल्फिक गुणसूत्र की उत्पत्ति निम्नलिखित के मध्य स्थानांतरण द्वारा होती है। मतलब फाइडेल्फिक क्रोमोसोम कब बनता है, किसके बीच में ट्रांसलोकेशन होने से, किन क्रोमोसोम्स के बीच में ट्रांसलोकेशन होने से फाइडेल्फिक क्रोमोसोम बनता है। ऑप्शंस आर क्रोमोसोम नंबर 18 and 6, 22 and 9, 22 and 3 and 16 and 4। ओके, सो देखिए जो ये फाइडेल्फिक क्रोमोसोम की बात हो रही है, वन सेकेंड, जो ये फाइडेल्फिक क्रोमोसोम की बात हो रही है, फाइडेल्फिक क्रोमोसोम हाँ, फाइडेल्फिक क्रोमोसोम जो है ये क्या होता है, फाइडेल्फिक क्रोमोसोम में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर 9 है और क्रोमोसोम नंबर 22 है, इनमें क्या होता है कि जो पार्ट इनके डिलीट होकर, ब्रेक होकर और क्या होते हैं, अपना जगह एक्सचेंज कर लेते हैं, अपनी पोजीशन बदल लेते हैं। ठीक है, जैसे तो होता क्या है, जो क्रोमोसोम नंबर ये मान लीजिए 9 है और ये 22 है। ठीक, इसका जो डिलीटेड पार्ट है, मान लीजिए ये इसका डिलीटेड पार्ट है और ये इसका डिलीटेड पार्ट है, दोनों क्या करते हैं, दोनों अपने जो पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और होता क्या है, फाइनली मैं आपको एक फिगर समझाती हूँ। मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 9 है और ये क्रोमोसोम नंबर 22 है। अब फाइडेल्फिक क्रोमोसोम में क्या होगा, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो रहा है, जगह तो बदल रहा है, रेसिप्रोकल, इसका इधर और इसका इधर। तो मान लीजिए इसका ये पार्ट ब्रेक होकर, ये जो 9 है, 9 में ये पार्ट ब्रेक हुआ और इधर आ गया, और 22 का ये पार्ट ब्रेक होकर इधर चला जाएगा। सो ये क्रोमोसोम नंबर 9 हो जाएगा और क्रोमोसोम नंबर 22 कैसा हो जाएगा, ये, और इसमें 9 का ये पार्ट आ गया एंड क्रोमोसोम नंबर 22। तो अगर आप ये पार्ट देखें तो ये 9 का पार्ट है और यहाँ पर अगर आप ये पार्ट देखें तो ये 22 का पार्ट है। सो ये फाइडेल्फिक क्रोमोसोम होता है। ठीक है, सो फाइडेल्फिक क्रोमोसोम क्या है, ये रेसिप्रोकल। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें किस तरह का ट्रांसलोकेशन है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है। ठीक है, बिटवीन द क्रोमोसोम नंबर ट्रांसलोकेशन हो रहा है बिटवीन क्रोमोसोम नंबर 9 एंड 22, पार्ट ब्रेक होकर अटैच हो जा रहा है। ठीक है, और ऐसे पेशेंट जो होते हैं जिनमें डिलीशन होता है पार्ट का, क्रोमोसोम नंबर 9 डिलीशन इन 22 क्रोमोसोम नंबर, ऐसे पेशेंट्स को क्या प्रॉब्लम होती है, ऐसे पेशेंट को प्रॉब्लम होती है क्रॉनिक ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया मतलब ब्लड कैंसर की। ठीक है, सो क्रॉनिक ब्लड कैंसर उनमें देखा जाता है। ठीक है, सो ये हो गया। और ये जो नाम है फाइडेल्फिक क्रोमोसोम, ये एक सिटी के नाम के ऊपर, नेम ऑफ द सिटी के ऊपर ये फाइडेल्फिक क्रोमोसोम नाम वो किया गया था। और इसकी जो रिपोर्ट इसको किया था, जो डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 22 के पार्ट का, इसको रिपोर्ट किया था नॉवेल और हंगरफोर्ड ने, नॉवेल एंड हंगरफोर्ड ने। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं इसको भी। ठीक, हाँ, हो सकता है आगे कभी पूछ लिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 या 31।
क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछ रहा है, व्हेन अ मैन विथ हाइपरट्राइकोसिस मैरीज विथ अ नॉर्मल वुमेन, व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर सन वुड बी एक्सेप्टेड टू हैव हेयरी हेयर्स। मैं बहुत जल्दी एक्चुअली इस पे वीडियो भी बनाने वाली थी। मैंने सारे क्वेश्चंस, लगभग सारे क्वेश्चन जो इस टाइप के हैं जिनमें पैटर्निटी की और उससे रिलेटेड, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस से रिलेटेड ऐसे जो भी क्वेश्चंस हैं, मैंने सारे क्वेश्चन एक जगह लिख लिया है। तो मैं बहुत जल्दी इस पे क्वेश्चन लाऊंगी कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, क्या अप्रोच रहता है, ठीक है। बट अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है कि एक मैन है जिसको हाइपरट्राइकोसिस है। हाइपरट्राइकोसिस आप, आई होप आप लोगों को पता हो। हाइपरट्राइकोसिस मतलब जिस पे ईयर पिन्ना जो होता है उस पर बहुत ज़्यादा हेयरी ग्रोथ होते हैं जिन लोगों के, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, हाइपरट्राइकोसिस बोलते हैं। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि एक मैन जिसको हाइपरट्राइकोसिस है वो एक नॉर्मल वीमेन से शादी कर रहा है, तो उनके बच्चों में ये हेरी ईयर्स मतलब हाइपरट्राइकोसिस होने के कितने चांसेस होंगे। आई होप आप क्वेश्चन पढ़ लिए, समझ गए होंगे। एक बार हिंदी में भी मैं पढ़ देती हूँ। जब हाइपरट्राइकोसिस से ग्रस्त कोई पुरुष एक सामान्य स्त्री से विवाह करता है तो कितने प्रतिशत पुत्रों के कानों पर बाल होने की आशा की जाती है। ठीक, चलिए अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हाइपरट्राइकोसिस है या फिर जो हेरी ईयर पिन्ना की बात हो रही है, ये जो डिजीज़ है, ये जो एक तरीके से डिजीज़ क्या एक कैरेक्टर है जो आप, ये क्यों होता है, ये एक ये एक वाई लिंक्ड ट्रेड है जिसको होलैंड्रिक जीन्स के थ्रू जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो ट्रांसफ़र होता है। ये वाई लिंक्ड है, मतलब हमेशा ये कैरेक्टर जो है वो फादर से सन में ही ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि वाई क्रोमोसोम किस में होता है, केवल मेल में पाया जाता है, ठीक है, यही XY होते हैं। तो हमेशा ये जो कैरेक्टर है ये फादर से सन में ट्रांसफ़र होगा। पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि फादर को हाइपरट्राइकोसिस है, मतलब फादर के, ये मान लीजिए H, जिसको हम लोग होलैंड्रिक जीन, या फिर अगर आप इसको हाइपरट्राइकोसिस का जीन Y पे है, ठीक है, और जो मदर है वो नॉर्मल है, मतलब मदर XX है। अब जब इनका क्रॉस होगा तो देखिए XX XX, अब इसका क्रॉस कराएंगे, मतलब X, मैं इसको एक बॉक्स में कर देती हूँ सो दैट आपको और अच्छे से समझ में आए। उसके बाद X Y H, और फिर इसका जब कराएंगे क्रॉस तो X Y H, मतलब जो ये XX क्या है, ये दोनों ये गर्ल्स है, ठीक है, मतलब ये डॉटर्स है। तो डॉटर्स तो नॉर्मल हो गई, लेकिन जो बॉय हैं देखिए, ठीक है, इन दोनों के ऊपर क्या हो रहा है, हाइपरट्राइकोसिस के जीन पाए जा रहे हैं। मतलब जो सन हैं उन दोनों में, जैसे मैंने आपको बताया कि कैरेक्टर फादर से किस में आता है, सन में आता है, क्योंकि ये होलैंड्रिक कैरेक्टर है। बहुत ज़्यादा घिचपिच हो गया। देखिए एक्चुअली आई हैव टू बाय अ एस पेन, बिकॉज ये मैं ऐसे ही स्क्रीन पर लिखती हूँ तो मेरी हैंड राइटिंग इतनी बुरी है नहीं एक्चुअली में जितनी बुरी दिखती है। सून आई विल बाय अ पेन, एस पेन, सो दैट कि आप लोगों को भी क्लियरली समझ में आए। ओके, तो मैं क्या बता रही थी कि तो ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो XY है, तो जो होलैंड्रिक कैरेक्टर की मैं बात कर रही थी कि ये Y जीन, क्योंकि फादर से हमेशा किस में आता है, सन में आता है, ये कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है। तो वहाँ पर भी आपने अगर देखा तो जो डॉटर्स थी वो XX थी, मतलब नॉर्मल थी डॉटर, लेकिन जो सन थे उनमें क्या था, जो ये होलैंड्रिक जीन जो थे वो ट्रांसफ़र हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो 100%, क्योंकि दोनों सन के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100%, ठीक है। 100% मतलब दोनों जो बच्चे हैं, दोनों जो सन हैं, दोनों सन में ये कैरेक्टर देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। और मैं बहुत जल्दी ये जितने इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, फॉर एग्जांपल कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉर्मल पैटर्निटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर फादर का ये ब्लड ग्रुप है, मदर का ये है, तो चाइल्ड का क्या होगा, या फिर फादर का दे दिया रहता है, चाइल्ड का दे दिया रहता है, मदर का पूछा जाता है, मदर का ब्लड ग्रुप क्या होगा। मैं ये सारे क्वेश्चन जल्दी से आपको बहुत जल्दी ये लेके आऊँगी, आपको सॉल्व कराऊंगी, सो दैट कि ये बहुत ईजी है और आपको मज़ा भी आएगा इसको सॉल्व करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछ रहा है, द DNA फिंगर प्रिंटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स। DNA फिंगर प्रिंटिंग प्रोसेस में क्या होता है, चेन टर्मिनेटर्स होते हैं, डीजेनरेट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, VNTR लोकाई, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया DNA, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक बार हिंदी में पढ़ लेती हूँ मैं। DNA अंगुली छाप प्रक्रिया में निम्नलिखित सम्मिलित है, श्रृंखला समापक,
विकृत ओलिगोन्यूक्लियोटाइड VNTR लोसी mtDNA, ठीक है। mtDNA मतलब माइटोकॉन्ड्रियल DNA, ठीक। चलिए देखिए आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एक्चुअली जो मेन प्रोसेस क्या होती है जिससे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फिंगर पैटर्निटी टेस्ट ये सब प्रॉपरली हो पाता है। देखिए जो ये चेन टर्मिनेशन की बात की जा रही है, चेन टर्मिनेशन होता है प्रोटीन सिंथेसिस के वक्त। आप ये भी जान लीजिए कि प्रोटीन सिंथेसिस की जब प्रोसेस होती रहती है और जब लास्ट में कभी कोई नॉनसेंस कोडॉन आ जाता है, नॉनसेंस कोडॉन आ जाता है, तो वहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। तो चेन टर्मिनेशन उसको बोलते हैं, ठीक। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ये हमारे ह्यूमन में पूछा जाता है किस सेल ऑर्गेनल में पाया जाता है। मैं क्वेश्चन एक बार सॉल्व भी करा चुकी हूँ कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ये इसको mtDNA से वजह से बोलते हैं क्योंकि हमारे ये ऑटोनॉमस डीएनए की बात होती है, मतलब ये ऐसा एक इकलौता सेल ऑर्गेनल है जिसमें अपना खुद का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक। इधर तो करेक्ट ऑप्शन है, और करेक्ट ऑप्शन है VNTR लोकाई, ठीक है। VNTR का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, ठीक। या फिर अगर कभी इसकी जहाँ पे सैटेलाइट डीएनए लिखा रहे तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं, ठीक। और ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी है, प्रोसेस है, इसको किसने दिया था, एलेक जेफरी ने। आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछ रहा है हु प्रूव द वैलिडिटी ऑफ 3A सिस्टम यूजिंग स्ट्रैटिग्राफी। ऑप्शंस आर JJ वर्सी, CJ थॉमसन, WG चाइल्ड या फिर F बॉर्डस। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। किसने स्तर विन्यास का प्रयोग करके त्रियुग प्रणाली की वैधता को प्रभावित किया था, ठीक। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि किसने जो 3A सिस्टम दिया गया है उसको प्रूफ किया था विद द मेथड ऑफ स्ट्रैटिग्राफी। स्ट्रैटिग्राफी मतलब जो लेयर बाय लेयर हम लोग स्ट्रेटा बाय स्ट्रेटा किसी भी साइट की स्टडी करते हैं, उसके थ्रू किसने ये प्रूफ किया था कि हाँ 3A सिस्टम था, मतलब पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक की जो हम बात करते हैं ये एक्चुअली था, और इसको प्रूफ किया था स्ट्रैटिग्राफी मेथड से, ठीक है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो 3A सिस्टम की बात हो रही है किसने दी थी। तो 3A सिस्टम की बात इसी ऑप्शन में ही है। यहाँ पर SG थॉमसन जो थे इनको सबसे पहले क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने 3A सिस्टम की बात की थी। पहली बात, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। फिर VG गॉर्डन चाइल्ड, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने न्यूलिथिक पीरियड को एज रेवोल्यूशन कहा था, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। आप ये भी जानिए कि नियोलिथिक को किसने रेवोल्यूशन कहा था, तो VG चाइल्ड ने कहा था। ओके, अब देखिए अब जो करेक्ट ऑप्शन है वो है JJ वोरेसी, 1 सेकेंड, JJ वोरेसी, ठीक है। इन्होंने स्ट्रैटिग्राफी मेथड का यूज़ करके 3A सिस्टम को की वैलिडिटी प्रूफ की थी, और ये क्या थे, एक डेनिस आर्कियोलॉजिस्ट थे, ओके, और हिस्टोरियन भी थे। इन्होंने प्रूफ किया था विद द हेल्प ऑफ 3A सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रैटिग्राफी वैलिडिटी प्रूफ की थी 3A सिस्टम की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 आपसे पूछ रहा है टिपिकल आहार वियर, जो आहार वियर टिपिकल जो आहार वेयर होते थे, उनके आहार वेयर के उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या थी जो आहार वेयर थे, ठीक है। हिंदी में भी एक बार पढ़ देती हूँ। विशिष्ट आहार भांड जो है उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, श्वेत से सुजतित काले व लाल भांड, काले से सुजतित लाल लेप वाले, लाल रंग से रंगा पांडु, या फिर मोतिपा लेप वाले श्वेत से सुसज्जित। ओके, ऑप्शंस इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो ब्लैक एंड रेड वेयर विथ डेकोरेशन इन वाइट, रेड स्लिप्ड वेयर विथ डेकोरेशन इन ब्लैक, रेड पेंटेड बफ वेयर, या फिर क्रीम स्लिप्ड वेयर विथ डेकोरेशन इन वाइट। द करेक्ट ऑप्शन इज वेरी इजी क्वेश्चन, हम लोग टिपिकल आहार वेयर को जानते हैं, इट इज ब्लैक एंड रेड वेयर विथ डेकोरेशन इन वाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर भी बता देती हूँ, श्वेत से सुसज्जित काले व लाल, ठीक है भांड। ओके, 35 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन आइडेंटिफाइज एज अ ट्रेडिंग साइट। इनमें से कौन सी साइट को ट्रेडिंग साइट के रूप में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर ट्रेड हुआ करता था, ठीक है। ऑप्शन है चहुंदारो, सुरखोतदा, लोथल या फिर कालीबंगन। हिंदी में भी पढ़ देती हूँ मैं एक बार इस क्वेश्चन को।
या निम्नलिखित में से किस स्थल को व्यापार स्थल के रूप में पहचान की गई है? ठीक है, सो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और सारी ये चारों साइट कहाँ से बिलोंग करती हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है लोथल। ठीक, लोथल जो कि गुजरात में, और यहाँ पे पोर्ट होते थे, तो सीधी सी बात है पोर्ट हैं तो उसके थ्रू ट्रेडिंग हुआ करती थी, व्यापार हुआ करता था। ठीक, अब बची जो 3 साइट है इनकी भी जान लेते हैं कि यहाँ से क्या। सो चौंदाड़ो से, 1 सेकेंड, हाँ, चौंदाड़ो से जो है वो लिपस्टिक्स के लिपस्टिक्स के वो कुछ रिमेन्स मिले थे, रिलिक्स मिले थे। उसके बाद फिर सुरकोतदा जो है वो फेमस है क्योंकि यहाँ पर हॉर्स के हूफ मिले थे। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर हूफ मिले थे, क्या मतलब उसका इम्प्रेशन मिला था हूफ का। नेक्स्ट है लोथल, मैंने बता ही दिया कि पोर्ट के लिए फेमस है। एंड कालीबंगन जो है यहाँ पे आउट फील्ड मिली थी। ठीक है, जुते हुए खेत। सो ये यहाँ से मिला था, तो इसका भी आपको पता रहना चाहिए, हो सकता है कभी पूछ लिया जाए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 36। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर। ये आपसे पूछ रहा है, हु डिस्कवर्ड माइक्रोलिथ्स इन द रॉक शेल्टर साइट ऑफ मिर्ज़ापुर? जो मिर्ज़ापुर की रॉक शेल्टर साइट्स हैं वहाँ से माइक्रोलिथ्स की किसने डिस्कवरी की थी? तो माइक्रोलिथ्स क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रोलिथ्स जो है, माइक्रो मतलब स्मॉल, ठीक है, ठीक। सो लिथ का मतलब हमें पता है रॉक या फिर जो, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो थे, सॉरी ऐसे जो टूल्स थे, ऐसे जो टूल्स थे जो कि माइक्रोलिथ से बनते थे, वो किस पीरियड में पाए जाते थे? मेसोलिथिक पीरियड में पाए जाते थे। और ये टूल्स जो थे वो कैसे होते थे? कॉम्पोजिट टूल्स हुआ करते थे। मान लीजिए कि एक छोटे से पत्थर से ऐसे ट्रायंगल बना दिया गया और फिर इसको एक कंपोजिट टूल्स इसलिए कहा जाता था बिकॉज इसको किसी एक किसी भी वुड से इसको ऐसे यहाँ शाफ्ट करके बांध लिया जाता था और फिर इसको हंट करने के लिए यूज़ किया जाता था। जैसे अभी नीरज चोपड़ा का जैवलिन थ्रो होता है, तो ऐसे जैवलिन बना के थ्रो किया जाता था। तो ये जो जैवलिन है ये यहाँ पे छोटे छोटे माइक्रोलिथ्स होते थे और इसको किसी किसी भी वुड से, किसी भी डंडे से इसको बांध लेते थे यहाँ पे, और उसके बाद फिर इसको हंट करने के लिए यूज़ किया जाता था बड़े एनिमल्स का, सो दैट की सेफ्टी भी इसमें बनी रहे, इसलिए तो इसको कंपोजिट टूल्स भी बोलते हैं। और मेसोलिथिक पीरियड में माइक्रोलिथ्स का यूज़ हुआ था। ठीक है, सो माइक्रोलिथ्स को यहाँ से पूछा कि मिर्ज़ापुर की रॉक शेल्टर साइट से किसने माइक्रोलिथ्स को डिस्कवर किया था? ऑप्शंस है AC कार्लियर, RB फुट मतलब रॉबर्ट ब्रूस फुट, DP अग्रवाल या फिर मॉर्टिमर व्हीलर। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का है AC कार्लियर। इन्होंने जो है माइक्रोलिथ्स को डिस्कवर किया था फ्रॉम द रॉक शेल्टर साइट ऑफ मिर्ज़ापुर की रॉक शेल्टर साइट से। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि रॉबर्ट ब्रूस फुट ये किस लिए फेमस है? ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? ठीक, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये जो DP अग्रवाल है और व्हीलर है, इनकी बुक्स एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। ठीक, सो इनकी बुक्स आप ज़रूर देखें। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। सो हिंदी में भी मैं एक बार पढ़ दे रही हूँ। मिर्ज़ापुर के शैलाश्रय में किसने सूक्ष्म पाषाण की खोज की थी? ठीक है, जैसे मैंने कहा कि लिथ मतलब भी होता है पत्थर और माइक्रो मतलब होता है छोटा, स्मॉल, सूक्ष्म। ठीक, तो हो गया ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुँचते हैं 37 पे। 37 आपसे कह रहा है, टूल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइट बियर रिसेम्बलेंस विद द भंडरवेला फैक्ट्री साइट इन श्रीलंका? मतलब किस जगह की टूल्स जो है वो जो भंडरवेला में टूल्स मिले थे उसके साथ रिसेम्बलेंस रखते हैं। मतलब जैसे इधर के टूल्स मिले लगभग सेम टू सेम टूल्स यहाँ भी पाए गए हैं। ठीक है, श्रीलंका की साइट में जो श्रीलंका की भंडरवेला फैक्ट्री जो है वहाँ पे जो टूल्स मिले हैं वही सेम टूल्स यहाँ पे भी पाए जाते हैं। ऑप्शन है तेरी, शोरापुर दोआब, सराय नहर राय या फिर कुलडीवा। हिंदी में भी मैं एक बार पढ़ दे रही हूँ क्वेश्चन को। निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल के उपकरण श्रीलंका के बंदरावेला फैक्ट्री स्थल के समरूपता को वहन करता है? मतलब समरूप मतलब एक जैसा। तेरी, शोरापुर दोआब, सराय नहर राय या फिर कुलडीवा। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन इज टेरी। ठीक है, जो टेरी में जो टूल्स मिले थे वो श्रीलंका की बंदरवेला फैक्ट्री से रिसेम्बलेंस खाते हैं, मतलब उसी की तरह समरूप, जैसे हिंदी वर्ड लिखा है कि सम मतलब एक जैसा, रूप मतलब देखने में हो। ठीक है, तो उसी की तरह देखने में है। ठीक है, और सराय नहर राय इज़ वेरी फेमस। सराय नहर राय जो कि कहाँ है? प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। और ये कैसी साइट है?
मेसोलिथिक पीरियड की साइट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये किस लिए फेमस है? यहाँ पर काफ़ी लार्ज नंबर में ह्यूमन के स्केलेटन मिले थे, तो कोई किसी मैसेकर या फिर उससे पता चलता है। ठीक, तो यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन मिले थे। और ये कोल्डिवा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर सबसे पहले राइस कल्टीवेशन का वो मिला था। ठीक, सो दिस इज़ फेमस फॉर राइस कल्टीवेशन, कोल्डिवा। ये भी कहाँ है? प्रयागराज, इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद है, एक प्रतापगढ़ है। ठीक, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। ये दोनों साइट उत्तर प्रदेश की हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, हु डिटरमाइन द एज ऑफ प्लेस्टोसीन इपॉक्स इन पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश? मतलब किसने पंजाब और हिमाचल प्रदेश में प्लेस्टोसीन इपॉक्स को डिटरमाइन किया था कि हाँ यहाँ पर भी प्लेस्टोसीन एरिया, जो कि प्लूविएशन और ग्लेशिएशन, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश, प्लूवियल और ग्लेशिएशन और बर्फ दोनों के लिए इंडिया में तो दोनों टाइम था, प्लूवियल और इंटरप्लूवियल पीरियड, ग्लेशियल और इंटरग्लेशियल पीरियड दोनों चल रहे थे। सो उसके लिए जो कि प्लेस्टोसीन एरा फेमस है, इपॉक्स फेमस है, तो उसको किसने स्टडी की थी? पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। उसके बारे में ऑप्शंस आर एल्चिन एंड एल्चिन, मतलब बी एल्चिन एंड एफ आर एल्चिन। उसके बाद डी टेरा एंड पीटरसन, एच एस ढानी या फिर एस डी संकालिया। ठीक है, सो हिंदी में भी मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रही हूँ। हिंदी में, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में प्रतिनूतन कल्प के युग को किसने निर्धारित किया? ठीक, कि मतलब निर्धारित करना मतलब टाइम पीरियड उसका, या फिर हाँ यहाँ पर भी वो हुआ था उसका इफेक्ट। ठीक है, एल्चिन एंड एल्चिन, डी टेरा एंड पीटरसन, एच दानी या फिर डी एच दानी एंड एस डी संकालिया। ठीक, सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, वन सेकेंड, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज डी टेरा एंड पीटरसन। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि डी टेरा और पीटरसन किस एक्सपेडिशन से रिलेटेड है। मैं कई बार इसको पढ़ा चुकी हूँ, सारे एक्सपेडिशन बता चुकी हूँ, बट आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि डी टेरा और पीटरसन किस एक्सपेडिशन से बिलोंग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलती हूँ। हाँ, एल्चिन और एल्चिन के बारे में एक चीज़ जान लीजिए कि एल्चिन और एल्चिन, इन दोनों लोगों ने टिने वैली में माइक्रोलिथ्स की स्टडी की थी। ओके, माइक्रोलिथ साइट्स को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछ रहा है, वन सेकेंड मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रही हूँ। द अदर नेम फॉर स्विंगिंग ब्लो मेथड इज, स्विंगिंग ब्लो मेथड के लिए दूसरा नाम क्या है? क्लैक्टोनियन टेक्निक, लेवोल्यूशन टेक्निक, मॉस्ट्रेलियन टेक्निक या फिर स्टोन हैमर टेक्निक। हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। दौलाघाट प्रविधि का दूसरा नाम है क्लैक्टोनियन तकनीक, लेवलॉई तकनीक, मॉस्तरी तकनीक, प्रस्तर हथौड़ा तकनीक। ओके, सो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, जो स्विंगिंग ब्लो मेथड है वो यूज़ होता था किसमें? क्लैक्टोनियन टेक्निक में। ठीक है, जिसमें जो है किसी उससे बांध, ये मान लीजिए ये कोई बहुत बड़ी चट्टान है और यहाँ से इसको किसी चीज़ को, किसी पत्थर को बांध कर इसमें तेज़ी से टकराया जाता था, सो दैट कि उसके कई फ्लेक्स हो जाते थे। ठीक, लेवोल्यूशन टेक्निक में हम लोग क्या पढ़ते हैं? टॉर्टॉइस कोर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, टॉर्टॉइस कोर के बारे में पढ़ते हैं। सो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर दौलाघाट प्रविधि का दूसरा नाम क्लैक्टोनियन तकनीक है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, क्वेश्चन नंबर 40 जो हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। Who named the wall technique as paralevelois? किसने वॉल टेक्निक को पैरालेवलॉइस टेक्निक नाम दिया? फ्रैंकोइस बॉर्डस, लेविस बेनफोर्ड, वी जी गॉर्डन चाइल्ड या फिर पी एल पॉसेल। हिंदी में भी पढ़ दे रही हूँ मैं क्वेश्चन। सो हिंदी में है, किसने वॉल तकनीक को पैरालेवलॉइस भी कहा। किसने वॉल तकनीक को पैरालेवलॉइस भी कहा? ओके फ्रेंड्स, थोड़ा हिंदी पढ़ने में अगर कोई मतलब आपको प्रॉब्लम हो रही हो, तो मतलब आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो सॉरी। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। किसने वॉल तकनीक को पैरालेवलॉइस तकनीक भी कहा? ठीक है, सो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। सो यहाँ पर देखिए, सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्रैंकोइस बॉर्डस। फ्रैंकोइस बॉर्डस ने वॉल टेक्निक को पैरालेवलॉइस भी कहा था। ठीक है, इसके अलावा हम लोग वी गॉर्डन चाइल्ड को मैंने बता ही दिया कि वी गॉर्डन चाइल्ड ने न्यूलिथिक पीरियड को रेवोल्यूशन कहा था। उसके बाद फिर जी एल पॉसेल जो हैं इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्टडी की है। ठीक,
और ये लुइस बिनफोर्ड की बुक बहुत पूछी जाती है। इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट तो नहीं पूछे जाते, लेकिन इनसे रिलेटेड बुक्स जरूर पूछी जाती हैं, तो आप बिनफोर्ड की बुक जरूर देख लें। या फिर आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको बिनफोर्ड की बुक जहाँ भी मिल रही होगी उसको आप नोट करते जाएँ, क्योंकि इनकी बुक बार बार पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।